चलाई, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, इसलिए उनको प्रताड़ित भी किया है भाजपा को। और जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं उनको बहुमत दिया है, चाहे वो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ ना आया हो, हमको स्पष्ट बहुमत न मिला हो, लेकिन टोटल मिलाकर के आप सीटों का वर्गीकरण देख लीजिए तो उसमें जो है जो सेकुलर पार्टीज हैं उनके पक्ष में मैंडेट है, और जो निर्दलीय भी जीत करके आए हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। इस तरीके से भाजपा हरीश जी जो हम आपके बराबर खड़े हैं आके, क्या हमें आप किस उसमें लेंगे? हमें आप कम्युनल कहेंगे क्या? मतलब अगर देश प्रेम की बात करना ही कम्युनल है तो कम्युनिज्म तो मैं नहीं समझता कि ये बात किसी हद तक ठीक है। हम बिल्कुल वैसे ही हैं, हम देश के हित में जो बात होगी वो करेंगे। चलिए, मैं तो कम से कम इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता कि भाजपा को सेकुलर पार्टी कहूं, और यदि जो कुछ गुजरात में हुआ, जो कुछ राम जन्मभूमि के नाम पर किया गया, बातों के बाद देखिए अगर वो विषय उठा के देखेंगे तो आप उठा के देखिए 1984 के, उत्तराखंड की बात आप 1984 को उठा के देखिए, राजीव से इंदिरा जी के समय के, जब इंदिरा जी की, फिर तो उठा के देखिए ना। दिन को रात कहना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए आप अपने को कुछ भी समझते रहिए, लेकिन इस देश की सेकुलर ताकतें हमेशा भाजपा, कांग्रेस बार-बार के सेकुलर ताकत। यहाँ पे श्रवण जी क्यों नहीं नतीजे भी साफ हो पा रहे? हरीश जी कह रहे हैं किसी एक सीट को लेकर वहाँ मतभेद बना हुआ है, तो अलावा भारतीय जनता पार्टी को क्यों बढ़त मिल रही है? अगर उत्तराखंड में सरकार काम नहीं कर रही थी और खंडूरी की हुकूमत बिल्कुल बेकार थी, तो और करप्शन है, तमाम चीजें हैं, कांग्रेस का तो कोई नेता ही नहीं है वहां उत्तराखंड में। आप केंद्र में हैं और आपको भेजना पड़ रहा है वहां चुनाव लड़ने के लिए और नेता पद के लिए। आप ये बताएं कि आपकी पार्टी को बहुमत क्यों नहीं मिल रहा है वहां पर? देखिए, हम बहुत 20 के पास थे, हम वहां से बढ़ करके 32 तक पहुंच रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, और हमको तो स्पष्ट उम्मीद थी कि बहुमत मिलेगा। हम 12 सीटों पर 1000 से कम वोटों से आ रहे हैं। यदि वो सब कारण क्या है? आपको मेहनत करनी होती तो हमको 44 के करीब में। आपको जनता बहुमत क्यों नहीं देना चाहती है वहां? देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने पहले भी जब कांग्रेस चुनाव में हारी थी तो भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था, और हम इस बार भाजपा को कांग्रेस को लाना भी चाहते थे, लेकिन एक स्पष्ट बहुमत शायद देना भी नहीं चाहते थे। इसे एक चेक एंड बैलेंस के तौर पर जो है वहां के मतदाता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, और भाजपा को उन्होंने खंडूरी जी का 6 महीने का शासन रिजेक्ट किया है। कांग्रेस पर भारी पड़ गया है क्या? नहीं, यदि भारी पड़ा होता तो श्री खंडूरी जी को स्वयं चुनाव जीतना चाहिए था ना जी। वो तो उनकी सीट थी, और जो बीजेपी के अंदरूनी मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। मैं चाहता जिससे तकलीफ हो, मैं उन्हें तकलीफ नहीं। देखिए, कई बार कई फैक्टर होते हैं हारने जीतने के, वो तो कोई फैक्टर हो सकता है, लेकिन अशोक जी खंडूरी जी को हराने में बीजेपी के अंदरूनी नेता ही थे। कुछ भी हो सकता है, जो है उसमें सामने कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली गई, डिलिमिटेशन, कोई फैक्टर जुड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी के अपने नेता भी काम कर रहे थे उनको हराने के लिए। नहीं, देखिए ये सब चीजें तो बात की है, ये इसमें सब पे समीक्षा हुई है कि सबका पता लग जाएगा जो भी है, लेकिन फैक्टर और भी थे उस समय, जैसे अभी कहा श्रवण जी ने। लेकिन मुझे तो हरीश जी ये समझ नहीं आ रहा कि आज हम 32-31 सीटें लेके खड़े हुए हैं और आपके बराबर खड़े हैं वहां, और खंडूरी जी के इतने कम समय में सब कुछ हुआ, और आप खंडूरी जी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, आप हमें कम्युनल कह रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि शायद आपको ये जो सेटबैक लगा इससे आप ज्यादा परेशान है, मुझे ऐसा लगता है। आप सरकार में थे, अपनी सरकार को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। सरकार हम तो बॉलिंग करने वाली पार्टी थे। हाँ, ये हो सकता है गोवा में भी आपको बचाने की जिम्मेदारी थी। आपके पूरे विकेट नहीं बचाइए ना, ये आपकी। लेकिन पंजाब में हमारी सरकार बन रही है ना, गोवा में हमारी सरकार बन रही है, आपसे छीन के बना सकते हैं। गोवा में भी हम बना रहे हैं ना, आपसे छीन के जो बना रहे हैं, आपकी हालत वहां क्या हुई आप देखिए।
उठा के जहां आप बना रहे हैं पंजाब को देखिए आप, तो हम स्वीकार करें। हमने तो नहीं कहा कि गोवा में हम नहीं आ रहे हैं, हमने कहा गोवा में हम आ रहे हैं। हाँ, तो हम उत्तराखंड के अंदर आपको ये तो स्वीकार होना चाहिए कि वोटर ने आपको। चलिए फिलहाल इंतजार हम लोग करना पड़ेगा हमें कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनती है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति साफ नहीं। कभी एक सीट से कांग्रेस आगे होती है, कभी बीजेपी आगे होती है, लेकिन मुख्यमंत्री दौर की जो कवायद है वो हर जगह यहाँ पर दोनों पार्टियों में शुरू हो गई है। यशपाल आर्य कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात की मेरे सहयोगी दिनेश ने, आइए सुनते हैं उनको। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य। लोकसभा चुनाव भी इनके नेतृत्व में लड़े गए और उत्तराखंड में 5 सीटों में कांग्रेस विजयी रही थी और इस बार भी सत्ता के करीब करीब यहाँ पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। हम ये जानना चाहते हैं यशपाल जी कि आपने इतनी मेहनत करी, कहते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी ने यूपी में मेहनत करी, एक तरफ उत्तराखंड में यशपाल आर्य ने मेहनत करी, क्या इस मेहनत का आपको कहीं ना कहीं फल मिलेगा? देखिए, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि यशपाल आर्य का को जो दायित्व दिया गया था एक कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता श्री किशोर जी ने उसके दायित्व का निर्वहन यशपाल आर्य ने ईमानदारी के साथ किया और यशपाल आर्य में हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगातार कमान अपने हाथ मिली और आज नतीजे सामने आ रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमें जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा, उस दायित्व को हमने बखूबी निभाया है और हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आगे भी भविष्य में भी यशपाल आर्य तो एक साधन सा कार्यकर्ता है कांग्रेस का। तो सत्ता के साथ संयम बहुत जरूरी है। और एक और खबर समाजवादी पार्टी से आ रही है हमारे साथ। हमारे पास खबर है कि झांसी से चंद्रदेव यादव जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे वो हार गए और जब एनडीटीवी के स्ट्रिंगर ने उनसे इस बारे में पूछना चाहा तो उनकी रिपोर्टर की स्ट्रिंगर की पिटाई कर दी गई है। राजीव जी, पहले सेगमेंट में भी कुछ इस तरह से खबर आई कि गोलियां चली तो एक बच्चे की मौत हो गई, अब रिपोर्टर की पिटाई। क्या जो एक ये छवि थी गुंडा राजे, क्या वो वापस आ रहा है? सरकार भी नहीं बनी अभी तो। देखिए, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, बैठे बैठे आपने बताया और मुझे पूरा विश्वास है, चूंकि जानकारी नहीं है इसलिए इस बात को मान भी लूं या हो जाए। लेकिन आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, जब राहुल गांधी के खिलाफ एक हमारे पदाधिकारी ने, जिला पदाधिकारी ने काला झंडा दिखाया था तो अखिलेश यादव जी ने तत्काल उसको पार्टी से निकाल दिया था। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो स्थानीय इकाई से बात कर पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जहां हम किसी विपक्षी पार्टी के नेता को काला झंडा दिखाने पर पार्टी से निकाल देते हैं तो मीडिया के ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। शबज जी, क्या बेवजह तूल नहीं देना चाहिए ऐसी खबर को, लेकिन ये खबर आई है तो इसलिए बात कर रही हूँ। मैं ये थोड़ा इस बारे में अखिलेश यादव को थोड़ा देखना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं बहुत हो सकती है, बढ़ सकती हैं और जिस चीज के लिए समाजवादी पार्टी को काफी बदनाम किया गया है हर तरह की सभाओं में, और राजीव जी से मेरी निवेदन है कि वो इस चीज के बारे में। मुश्किल ये है कि डीपी यादव को तो दूर रखता है अखिलेश, लेकिन वो नेता, लेकिन जो पूरा काडर है, जो और एमएलए है, वो तो सब पुराने ही है, तो उनकी मानसिकता कैसे बदलेंगे? मानसिकता बात है, पानी ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं बहता है। जो डीपी यादव जैसे लोगों को बाहर करने का जो निर्णय था, इसी वजह से क्या गया, जब ऊपर से कट कर दिया जाएगा नीचे के लोग कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन खबरें इसकी ऑथेंटिसिटी मुझे पता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, अगर सही पाया जाए तो सख्त कार्रवाई। इस बात का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि अखिलेश जी को या मुलायम सिंह जी को या जो भी चीफ मिनिस्टर में से बने उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग शुरू हो गए भाई। समाजवादी पार्टी इस मामले में तो गली मोहल्ले सब जगह जिले में ध्यान रखना पड़ेगा। हरीश जी, अंत में सिर्फ आपके पास जिस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही है, हो सकता है तो हरीश रावत हमारे साथ नहीं है और मेरे पास समय की बहुत कमी है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार ये कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, यही कहना होगा कि अगर सत्ता मिलती है, जीत मिलती है, तो उसके साथ संयम जरूर बरतना चाहिए जीत के उम्मीदवारों को। लेकिन फिलहाल तमाम विश्लेषण एनडीटीवी इंडिया पर आज भी जारी रहेंगे, हमारे कई कार्यक्रम होंगे, आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।